आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 194 पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स गज़ल है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक शेर पे आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स ज़बान के पीछे बड़ी खूबसूरत शायरी और इमेजरी छुपी है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके शेरों में एक आशिक का हाल बयान किया गया है, जो कि इश्क के दुख दर्द सह रहा है, जुदाई का गम सह रहा है और दिल में ऐसी परेशानी और बेकरारी भड़क रही है कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई है। तो वो सो नहीं पा रहा और उसके बिस्तर की, उसके बेडरूम की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है उसका हाल बयान करने के लिए। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि तपिश से मेरी वक्फ़े कश्मकश हर तार बिस्तर है। तपिश से मेरी वक्फ़े कश्मकश हर तार बिस्तर है। मेरा सर रंजे बाली है, मेरा तन बार बिस्तर है। सरिश के सर बसहरा दादा नूरुल ऐन दामन है। सरिश के सर बसहरा दादा नूरुल ऐन दामन है। दिले बेदस्तो पा उफ्तादा बर खुरदार बिस्तर है। खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो। खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो। फरोगे शम्मे बाली ताले बेदार बिस्तर है। बतूफ़ां गाहे होशे इज़्तराबे शाम तन्हाई। बतूफ़ां गाहे जोशे इज़्तराबे शाम तन्हाई। शुआए आफ़ताबे सुबह महशर तारे बिस्तर है। अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्किन की। अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्किन की। हमारी दीद को खाबे जुलेखा आरे बिस्तर है। कहूँ क्या दिल की क्या हालत है हिजरे यार में गालिब। कहूँ क्या दिल की क्या हालत है। कहूँ क्या दिल की क्या हालत है हिजरे यार में गालिब। की बेताबी से हर यक तारे बिस्तर खारे बिस्तर है। तो ये थी पूरी गज़ल। तो पहला शेर देखते हैं कि तपिश से मेरी वक्फ़े कश्मकश हर तार बिस्तर है। मेरा सर रंजे बाली है, मेरा तन बार बिस्तर है। तपिश कहते हैं गर्मी को, परेशानी को, जज्बात की गर्मी, दुख दर्द की गर्मी। कश्मकश इमोशनल खींचातानी, इमोशनल स्ट्रगल, टेंशन को कह सकते हैं। वक्फ लफ्ज़ रिलीजियस ट्रस्ट या इंडोमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ठहराव या परमानेंसी की सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी चीज़ का वक्फ कश्मकश होने का मतलब ये हो सकता है कि वो कश्मकश की वक्फ को सौंप दिया गया है, या फिर वो कंटिन्यूसली कश्मकश में है। तो कश्मकश का कायम होना, कश्मकश का कंटिन्यूसली चलना, उस सेंस में भी ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। तार बिस्तर, बिस्तर का धागा, थ्रेड ऑफ द बेडिंग। जो लफ्ज़ बिस्तर है वो बेड के लिए, चारपाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बेड पे बिछाया जाता है, जिसके ऊपर आप सोते हैं, उसको भी बिस्तर कहा जाता है, विच इज़ मोर रेलिवेंट इन दिस केस। तो तार बिस्तर, बिस्तर का धागा, थ्रेड ऑफ द बेडिंग। बाली, तकिए को या पिलो को कहा जाता है। रंजे बाली, तकिए का दुख दर्द। बार कहते हैं बोझ को, भार को, वेट को, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है। बार बिस्तर, बिस्तर का बोझ। तो शेर है कि तपिश से मेरी वक्फे कश्मकश हर तार बिस्तर है। मेरा सर रंजे बाली है, मेरा तन बार बिस्तर है। तो आशिक शायद बेचैनी से भरी रात गुजार रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। उसको बड़ी ही इंटेंस इमेजरी को इस्तेमाल करके बयान किया गया है। तो आशिक के दिल में दुख दर्द की आग जल रही है। तो सोज़े गम में उसका दिल जल रहा है, बेहद वो परेशान है और इतनी शिद्दत है उसकी परेशानी में, उसके दुख दर्द में, कि उसका असर उसके इन्वायरमेंट पे भी हो रहा है। यहाँ पे आशिक के साथ साथ उसका बिस्तर भी दुखी है या तो आशिक बिस्तर पे बेचारा पड़ा तड़प रहा है, करवटें बदलता है सारी रात, उसको नींद नहीं आ रही। और साथ साथ जिस कश्मकश में आशिक खुद फंसा है, कहते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे बिस्तर का हर तार, हर धागा भी उस कश्मकश में फंसा है। ऑब्वियसली ये एक सिंबलिज्म है आशिक के अपने दुख दर्द, खींचातानी को डिस्क्राइब करने का। लेकिन इतनी शिद्दत है उसके दर्द में कि उसका असर उसके बिस्तर पे भी हो रहा है, बिस्तर भी उसके साथ साथ दुखी है। तो कहते हैं कि तपिश से मेरी वक्फे कश्मकश हर तार बिस्तर है, कि मेरे दिल की तपिश या गर्मी, परेशानी से मेरे बिस्तर का हर तार, हर धागा लगातार कश्मकश में फंसा है। इतनी शिद्दत से मेरे दिल में आग भड़क रही है कि उसका असर बिस्तर पे भी हो रहा है। और आशिक खुद
कश्मकश में फंसा है, सारी रात तड़प रहा है, करवटें बदल रहा है, दुख के मारे उसको परेशानी के मारे नींद नहीं आ रही, और उसका असर यह है कि उसके साथ साथ बिस्तर का हर धागा कश्मकश में है। तपिश से मेरी वक्फे कश्मकश हर तारे बिस्तर है, मेरा सर रंजे बाली है, मेरा तन बार बिस्तर है। कहते हैं मेरा सर तकिए का दुख बन गया है, जिस तकिए पे मैं सर रख के सोने की कोशिश कर रहा हूँ उसका दुख मेरा सर बन गया है, और तकिए के दुख का कारण मेरा दुखी सर बन गया है, और मेरा तन, मेरा शरीर बिस्तर का बोझ बन गया है। माई बॉडी हैज़ बिकम ए बर्डन फॉर द बेड और द बेडिंग। तो अगर आपने कभी दुख में परेशानी में रात गुजारी हो और लाख कोशिश करने पे भी नींद ना आए, तो एक वहशत की कैफियत आपके ऊपर भी आ सकती है। उसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे बयान किया गया है। अब देखें, 2-3 रंग हैं, कुछ सवाल भी उठते हैं। नींद क्यों नहीं आ रही? बताया गया है कि दिल की तपिश के कारण नींद नहीं आ रही। इश्क का दुख दर्द, जुदाई का गम, महबूब का इंतज़ार, रोज़गार का गम हो सकता है। नींद आती तो क्या आराम आता? ओपन एंडेड है, क्योंकि महबूब ख्वाब में भी आके आपको परेशान कर सकता है, ये भी हो सकता है। नींद कैसे आएगी या नींद कैसे आती? दिल की तपिश दूर होती तो नींद आती। अगर महबूब मिलने के लिए आ जाता तो शायद नींद उसको आ सकती थी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो यूं ही तड़प तड़प के दम तोड़ देगा, महबूब कभी उससे मिलने के लिए नहीं आएगा, और नसीब में मौत की ही नींद हो, मौत से पहले उसको नींद आ ही नहीं सकती। और ये भी ऑब्वियसली हो सकता है कि मौत आने के बाद भी शायद उसको आराम ना मिले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक इट्स ए ग्रेट एक्सरसाइज इन इमेज क्रिएशन। तो कहता है कि तपिश से मेरी वक्फे कश्मकश हर तारे बिस्तर है, मेरा सर रंजे बाली है, मेरा तन बार बिस्तर है। सरिश के सर्ब सहरा दादा नूरुल ऐने दामन है, दिले बेदस्तो पा उफ्तादा पर खुरदार बिस्तर है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज़बान है। सरिश्क कहते हैं आंसू को, दादा ऑब्वियसली दादा ग्रैंडफादर के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। किसी को दिया हुआ, उस सेंस में भी दादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो सरिश के सर्ब सहरा दादा, इसका यहाँ पे मीनिंग ये निकलता है कि जो सर सहरा को, रेगिस्तान को दे दिया गया हो, सौंप दे दिया गया हो, उसका आंसू। या तो जब भी सहरा का जिक्र आता है तो अक्सर गालिब साहब वहशी आशिक के कॉन्टेक्स्ट में सहरा का, रेगिस्तान का जिक्र करते हैं। तो एक बार फिर मजनू जैसा वहशी आशिक है यहाँ पे जिसका जिक्र है, जो इश्क में पागल हो गया है और वो शहर छोड़ के सहरा में जाके रहना चाहता है। तो अपना सर, अपना दिमाग उसने सहरा को दे दिया है ऑलरेडी। या तो सहरा में वो पहुंचा या नहीं पहुंचा वो आगे देखेंगे, लेकिन इमोशनली उसका सर जो है वो अब सहरा में ही रहने के काबिल है, क्योंकि वो वहशी हो चुका है। उसका सर, उसका दिमाग इश्क में पागल हो चुका है। तो ऐसे वहशी आशिक का आंसू, सरिश के सर व सहरा दादा, जो सर सहरा को, रेगिस्तान को सौंप दिया गया है, उसका आंसू। तो एक पागल आशिक का आंसू। ऐन का लफ्ज़ भी आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नूर, रोशनी को, लाइट को कहते हैं। दामन तो आपको पता ही है, हेम ऑफ द गारमेंट। नूरुल ऐन दामन, दामन की आंख का नूर। आंख का नूर जो है वो चश्मो चराग भी कहा जाता है जिसको। तो दामन का चश्मो चराग प्यारा बेटा हो सकता है। बेदस्तो पाह, जिसके हाथ और पांव ना हो, लाचार, हेल्पलेस। उफ्तादा, गिरा हुआ, गरीब हो सकता है, सम काइंड ऑफ पुअर, रेचेड, फॉलन पर्सन। दिले बेदस्तो पा उफ्तादा, लाचार दिल, लाचारी में गिरा हुआ बेचारा दिल, ए हार्ट दैट हैज़ फॉलन हेल्पलेस, उसको कहेंगे। दिले बेदस्तो पा उफ्तादा। बरखुरदार, बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्यारा बेटा, खुश कामयाब इंसान जो पूरे परिवार की या माँ बाप की आंखों का तारा हो। या बरखुरदार बिस्तर, तो बिस्तर का प्यारा बेटा, बिस्तर की शान, बिस्तर का फ़ायदा जिसको मिला हो, बेनिफिशियरी ऑफ द बेड, ऑफ द ग्लोरी ऑफ द बेड। या बरखुरदार बिस्तर। तो देखें, दोनों लाइनों में बरखुरदार होना और आंखों का नूर होना, दोनों लफ्ज़ लोग अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको चश्मो चराग भी कहा जाता है। तो शेर है कि सरिश के सर व सहरा दादा नूरुल ऐन दामन है, दिले बेदस्तो पा उफ्तादा बरखुरदार बिस्तर है। कॉम्प्लिकेटेड शेर है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। एक नेगेटिव, उदास सूरत को एक पॉजिटिव इमेजरी के साथ बयान किया गया है। शायद सरकाज़म का रंग भी इसके अंदर है।
तो पहली लाइन में सहरा का जिक्र है, जैसा मैंने कहा अक्सर मजनू या वहशी या आशिक के कॉन्टेक्स्ट में ये जिक्र सहरा का किया जाता है, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि वहशी आशिक को सहरा भी हासिल नहीं हुआ है। तो इतनी बदनसीबी है कि वो सहरा में जाके रहना चाहता था लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाया, और शायद शहर में ही बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है। वो चाहता था कि उसके आंसू रेगिस्तान को सींचें, या वो रेगिस्तान में जाके रोए, रेगिस्तान में जाके रहे, वहाँ वहीं रोया करे, उसके आंसू रेगिस्तान को सींचे और वो रेगिस्तान की रेत को बिस्तर बना के सोया करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। या सरिश के सर ब सहरा दादा नूरुल ऐन दामन है। तो कहते हैं कि मेरा आंसू मेरे दामन की आंख का नूर है। वो अपना सर फिगरेटिवली सहरा को सुपुर्द कर चुका है, पागल हो चुका है, इसलिए सरिश के सर ब सहरा बोला गया है। मगर उसका दामन, उसका आंसू दामन में गिर रहा है, सहरा में नहीं गिर रहा है। तो वो सहरा में रहने के लायक ही है उसका सर, लेकिन उसका आंसू उसके दामन में गिर रहा है, सहरा में नहीं गिर रहा। सरिश के सर व सहरा दादा नूरुल ऐन दामन है, और उसके सर का जो आंसू है वो दामन की आंख का नूर बन गया है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि दिले बे दस्तो पा उफ्तादा बर खुरदार बिस्तर है। कहते हैं कि मेरा लाचारी में गिरा हुआ दुखी दिल बिस्तर का बर खुरदार है। तो पागल आशिक के आंसू के लिए उसका दामन और उसके लाचार दिल के लिए उसका बिस्तर ऐसा ऐसा है, या ऐसे हैं मानो माँ बाप हों और वो उसकी गोद में जाके बस गए हैं। तो उसका आंसू जो है वो दामन की आंखों का नूर बन गया है, दामन का प्यारा बेटा बन गया है, और उसका लाचार गिरा हुआ दिल जो है वो उसके बिस्तर पे जाके गिर गया है, बिस्तर की गोद में जाके बैठ गया है, और बिस्तर का बरखुरदार, बिस्तर का प्यारा बेटा बन गया है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सिक्योर महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे वो खुश हैं, वहाँ पे वो आबाद है। तो रंग देखें, इन्होंने बसना कहाँ था, उसके आंसू ने तो जाके बहना था सहरा में, या तो आंसू जो था वो सहरा में जाके बसना चाहता था, सहरा का प्यारा बेटा बनना चाहता था, या सहरा की शान को वो बढ़ाना चाहता था, लेकिन अफसोसन वो दामन तक ही पहुंच सका, और अब वो दामन से आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो अब दामन में ही खुश है, या? और दामन का ही चश्मो चराग बन गया, और दिल बिस्तर पे गिर के रह गया। दिल भी चाहता था कि वो जाके सहरा के बिस्तर पे गिरता, या तो आशिक चाहता था कि वो सहरा की रेत को बिस्तर बना के उस पर लेटता, लेकिन अफसोसन उसका दिल जो है वो बिस्तर का बरखुरदार बन गया है, बिस्तर का बरखुरदार बन के रह गया है। तो नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिव इमेजरी दी गई है। सरकाज़म का रंग भी हो सकता है कि देखो होना क्या था और क्या होके रह गया। तो ये दोनों तो यहीं बस गए, या दामन और बिस्तर में ही रह गए, सहरा तक पहुंच ही नहीं पाए। और बदनसीबी का भी रंग है कि वो पूरी तरह पागल भी नहीं हो पाया। अगर वो पूरी तरह पागल होता तो फिर उसके पास दामन भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए होते। लेकिन अफसोसन पूरी तरह से वहशी भी वो नहीं बन पाया, और ऑब्वियसली सहरा तक वो नहीं पहुंच पाया। बिस्तर जैसी पोजेशन भी उसके पास नहीं होती अगर वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता। कुछ लोगों ने कहा है कि दामन जो है वो सहरा का फैलाव हो सकता है, तो फिर उससे रंग ये निकल के आएगा कि आशिक एक्चुअली सहरा में पहुंच गया है। लेकिन अगर आप इसकी ज़बान को एनालाइज करें तो दिस इज़ अनलाइकली। तो नेगेटिव टोन क्यों है? क्योंकि आंसू बह रहे हैं और लाचार दिल गिरा पड़ा है। ऑब्वियसली ओवरऑल एक वहशी दुखी आशिक को दर्शाया गया है, जो शहर में ही बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है। उसको दर्शाया गया है एक बड़ी इनोवेटिव इमेजरी के साथ। उसके आंसुओं ने सहरा में गिरना था, सहरा को सींचना था। उसके दिल ने रेगिस्तान की रेत के बिस्तर पे जाके सोना था, लेकिन अफसोसन वो उसके दामन में उसका आंसू गिर रहा है, और जो दिल है वो बिस्तर का ही बरखुरदार बन गया है। और एक देखें रंग ये है कि उसके आंसू और उसका दिल भी अब उस वहशत में उसका साथ नहीं दे रहे। आशिक खुद चाहता है कि वो सहरा में चले जाए, लेकिन ये दोनों यहीं पे बस गए हैं। उन्होंने दामन को और बिस्तर को भी अपना माई बाप समझ लिया है, और वो यहीं पे वो खुश हैं। तो ओवरऑल उसकी बदनसीबी है, उसको पूरी तरह से पागल होना भी नसीब नहीं हुआ। आई होप इट्स मेकिंग सम सेंस। तो कहते हैं कि सरिश के सर ब सहरा दादा नूरुल ऐन दामन है, दिले बे दस्तो पा उफ्तादा बर खुरदार बिस्तर है। खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो,
खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, फरोगे शम्मे बाली ताले बेदार बिस्तर है। खुशा का मतलब है बहुत खुश, वाह वाह, मुबारकबाद, क्या बात है। इकबाल खुशकिस्मती को, गुड फॉर्च्यून को कहा जाता है। रंजूरी दुख दर्द परेशानी को कहेंगे। इकबाल रंजूरी दुख दर्द की किस्मत। और इयादत कहने करने का मतलब है कि आप किसी बीमार के पास जा रहे हैं उसका हाल चाल पूछने के लिए। या तो फरोगे शम्मे बाली, बाली एक बार फिर तकिए का जिक्र है, तो तकिए के पास जली हुई एक शम्मा रखी हुई, एक शम्मा की रोशनी या चमक, उसको कहेंगे फरोगे शमे बाली। ताले बेदार बिस्तर, बिस्तर की जागी हुई किस्मत, सो वेकफुल फॉर्च्यून ऑफ द बेडिंग। तो शेर एक बार फिर से पढ़ते हैं, कहते हैं कि खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, फरोगे शम्मे बाली ताले बेदार बिस्तर है। बीमार आशिक को मिलने महबूब आ गया है। और आशिक कहता है कि मेरी किस्मत जाग गई है, मेरी किस्मत चमक उठी है। उसको बड़ी खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल करके बयान किया गया है। बीमार दुखी आशिक बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है और महबूब इयादत करने को आया है। तो ऐसा हो सकता है कि मोस्टली अंधेरा कमरा है, ज़्यादा रोशनी नहीं है, और बिस्तर के पास, तकिए के पास एक शम्मा जल रही है या शम्मा जलाई गई है और वो फ्लिकर कर रही है। तो कहते हैं कि खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, कि खुश नसीबी मेरे दुख दर्द की किस्मत की, कि तुम ए महबूब, तुम इयादत के लिए आए हो, इस बीमार आशिक का हाल चाल पूछने के लिए तुम आए हो। खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, फरोगे शमे बाली ताले बेदार बिस्तर है। तकिए के पास रखी इस शमा की रोशनी, इस चमक, इसकी चमक ऐसे है जैसे मेरे बिस्तर की किस्मत जाग गई हो। तो सिंबलिज्म है ये बताने के लिए कि आशिक की अपनी किस्मत जाग गई है, क्योंकि खूबसूरत महबूब उसका हाल चाल पूछने के लिए आ गया है। तो साथ साथ आशिक के साथ साथ ऑब्वियसली उसकी बिस्तर की भी किस्मत जाग गई है, शमा की भी। इतनी खुशी मनाई जा रही है महबूब के आने पे। अब रंग देखें, शमा की तरह महबूब के चमकते हुए चेहरे ने अंधेरे कमरे को, अंधेरे घर को रोशन कर दिया है। ये हो सकता है आशिक दुख दर्द का मारा सोया हुआ था, वो जाग गया है और कह रहा है कि मेरे साथ साथ मेरे बिस्तर की भी किस्मत जाग गई है। और उसकी अभी एक रंग देखें कि उसकी बीमारी ही उसकी खुशकिस्मती की वजह बन गई है। अगर बीमार ना होता तो फिर महबूब इयादत करने नहीं आता। तो बीमारी बदकिस्मती है वैसे तो, या इट्स नॉट ए गुड थिंग, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से ही महबूब मिलने के लिए आया है और आशिक की किस्मत जागी है, चमकी है। उसकी जागी हुई चमकती हुई किस्मत ही उसके लिए या उसके तकिए की शमा बन गई है। ये ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब महबूब देखें क्यों आया है, क्या उसको सच में आशिक की फ़िक्र है या फिर वो आशिक के दुख दर्द को बढ़ाने के लिए ही आया है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके खूबसूरत चमकते हुए चेहरे का दीदार करके आशिक मर ही जाए, बट ही वुड प्रेफर दिस काइंड ऑफ डेथ। या तो मगर आशिक उसको फिर भी खुश नसीबी समझता है कि महबूब इयादत करने के लिए आया है। अच्छा, अब देखें कि ये सारी चीज़ें इमेजिनरी भी हो सकती है। या तो बीमार आशिक अपना दिमाग खो बैठा है, वो इमेजिन कर रहा है कि ये शमा मेरे बिस्तर का जागा हुआ नसीब है, शायद महबूब आया है मिलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि ही इज़ डिलीरियस बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में चल रही हैं। खूबसूरत महबूब आया, उसके बिस्तर के पास शमा जली है और महबूब के आने की वजह से उसकी किस्मत जाग गई है। तो ये सारी बातें उसकी इमेजिनेशन में हो सकती हैं। बट ओवरऑल वो कहता है कि खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, कि मेरी रंजूरी, मेरे दुख दर्द की किस्मत जाग गई है, वाह वाह, या कि तुम इयादत को आए हो। फरोगे शमे बाली तालाए बेदार बिस्तर है, कि ये जो मेरे तकिए के पास शमा जल रही है, इसकी जो रोशनी जो चमकी है, ये ऐसा है मानो मेरे बिस्तर का नसीब चमक गया है और साथ साथ मेरा भी नसीब चमक गया है, क्योंकि तुम मेरा हाल पूछने के लिए आए हो। खुशा इकबाल रंजूरी इयादत को तुम आए हो, फरोगे शमे बाली ताले बेदार बिस्तर है। बातूफा गाहे जोशे इज़्तराब शाम तन्हाई, बातूफा गाहे जोशे इज़्तराब शाम तन्हाई, शुआए आफ़ताब सुबह महशर
तारे बिस्तर है। तूफ़ान गाह, तूफ़ान गाह, ऐसी जगह जहाँ पे किसी तरह का तूफ़ान मचा हो, भारी उथल पुथल हो रही हो। या इज़्तिराब बेकरारी को कहते हैं, बौखलाहट को भी कह सकते हैं। जोश इज़्तिराब, बेकरारी, बेचैनी की शिद्दत, टर्मोइल ऑफ द एजिटेशन ऑफ द हार्ट। शाम तन्हाई, अकेलेपन की शाम। बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, ऐसी जगह जहाँ तन्हाई की शाम की बेचैनी की शिद्दत का तूफ़ान मचा हो, या उसको कहेंगे बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत। शुआ कहते हैं किरण को, जैसे सूरज की किरण होती है। आफताब सूरज को कहते हैं। महशर डूम्सडे, क़यामत के दिन को कहते हैं, जो खुद एक बहुत बड़ी इवेंट होगी, दुनिया में उथल पुथल मची हुई होगी, तूफ़ान आएगा। महशर का सूरज जो उगेगा वो भी बहुत इंटेंस होगा, बहुत गर्म होगा, दुनिया को जला देने वाला होगा। शुआए आफताब सुबह महशर, तो महशर की सुबह के सूरज की किरण जो बहुत गर्म होगी, इंटेंस होगी। तारे बिस्तर, बिस्तर का धागा। तो शेर फिर से पढ़ते हैं, कहते हैं कि बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, शुआए आफताब सुबह महशर, तारे बिस्तर है। तो यहाँ तारे बिस्तर, बिस्तर के धागे को या बिस्तर के धागों को शुआओं से, रेज से, किरणों से, सूरज की किरणों से कंपेयर किया गया है। एक बार फिर आशिक या शायर बेचैनी की रात गुजार रहा है, बड़ी इंटेंस परेशानी महसूस कर रहा है। मतलब इतना वो दुखी है, इतना वो परेशान है कि मानो उसके लिए क़यामत आ गई है, महशर का दिन आ गया है उसके लिए। या तो बेचैनी की शिद्दत को यहाँ पे बयान किया गया है। कहते हैं बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, की उसका बिस्तर, उसका बेडरूम, उसका दिल वो जगह है जहाँ पे तन्हाई की शाम की बेचैनी की शिद्दत का तूफ़ान मचा पड़ा है। और तन्हाई की शाम में मेरे दिल में बेचैनियों का जो तूफ़ान उमड़ के आया है, तो ऐसा लगता है शुआए आफताब सुबह महशर, तारे बिस्तर है, कि बिस्तर का हर तार इस कदर गर्म और चमकदार हो गया है कि जैसे मानो महशर की सुबह के सूरज की किरण हो, या जो कि बहुत गर्म होगी, जला देने वाली होगी। तो एक बार फिर आशिक के दिल की बेचैनी जो है वो बिस्तर के तार पे भी असर कर रही है। उसको खूबसूरत इमेजरी के साथ दर्शाया गया है। आशिक के साथ साथ बेचैनी की गर्मी उसका बिस्तर भी जल रहा है, और मानो क़यामत आ गई है। आशिक को ऐसा लग रहा है कि मानो क़यामत आ गई है, और जिस बिस्तर पे मैं पड़ा तड़प रहा हूँ उसका एक एक धागा क़यामत के सूरज की किरण की तरह चमकदार है, गर्म है। बिस्तर का तार अंधेरे में चमक रहा है, बड़ी शिद्दत से चमक रहा है, ये भी हो सकता है। तो अंधेरे घर में वो लेटा हुआ है बेचारा, तड़प रहा है। और पिछले शेर में भी रोशनी की बात की गई थी। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में उसके लिए मानो क़यामत आ गई है, महशर आ गया है, और महशर के सूरज की किरण उसको हर एक अपने बिस्तर के हर एक तार में नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, ये जिस्ट है। तन्हाई की शाम में कितनी शिद्दत से वो बेचैन है, दुख दर्द सह रहा है, उसको बयान किया गया है। बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, तो तन्हाई की शाम में इज़्तिराब के जोश का तूफ़ान मचा पड़ा है। बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, और इसकी वजह से क्या हुआ है, बातूफ़ां गाह जोश इज़्तिराब शाम तन्हाई, शुआए आफताब सुबह महशर, तारे बिस्तर है। अगला शेर देखें कि अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्की की, हमारी दीद को ख्वाबे जुलेखा आरे बिस्तर है। बू कहते हैं खुशबू को, फ्रेगरेंस को। बालिश भी तकिए को या पिलो को ही कहते हैं। जुल्फ़े मुश्की, महकती हुई खुशबूदार जुल्फ़ या जुल्फ़े। और दीद, नज़र को, साइट को, किसी का दिखाई देना, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को भी कह सकते हैं। आर कहते हैं शर्म को, लाज को, लज्जा को, शर्म को। ख्वाबे जुलेखा, जुलेखा का ख्वाब। या तो हमने दूसरी जगह पे भी जुलेखा और हज़रत यूसुफ के इश्क की दास्तान के बारे में सुना है। ये बिब्लिकल और इस्लामिक ट्रेडिशंस में आता है, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जुलेखा ने
हज़रत यूसुफ को अपने ख्वाब में देखा था। बाद में वो उनसे मिली भी थी, लेकिन पहले उन्होंने उनको ख्वाब में देखा था। तो यहाँ पे ख्वाब ज़ुलेखा का मतलब है ज़ुलेखा का ख्वाब या महबूब को ख्वाब में देखना, या जैसा कि ज़ुलेखा के साथ हुआ था, फिज़िकली महबूब को नहीं मिलना, उसको ख्वाब में देखना। तो ख्वाब ज़ुलेखा आरे बिस्तर बिस्तर की शर्म, लाइक शेम ऑफ द बेडिंग। तो शेर है कि अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्की की, हमारी दीद को ख्वाबे ज़ुलेखा आरे बिस्तर है। या तो कहते हैं अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्की की, कि अभी तक हमारे तकिए से उस महबूब की महकती जुल्फ़ या जुल्फ़ों की खुशबू आ रही है। अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्की की, हमारी दीद को ख्वाबे ज़ुलेखा आरे बिस्तर है। हमारी नज़र में ज़ुलेखा का ख्वाब बिस्तर की शर्म है, बिस्तर के लिए शर्मनाक है। आशिक के बिस्तर के लिए ज़ुलेखा का ख्वाब एक शर्मनाक है, या उसकी बिस्तर की शर्म है ज़ुलेखा का ख्वाब। अब क्यों है, क्या इसके अंदर रंग हैं? मुझे दो रंग नज़र आते हैं। एक तो ये कि शायद सुबह का वक्त है और पिछली रात को महबूबा आशिक के साथ बिस्तर पे लेटी थी, उसको एक्चुअली मिलने के लिए आई थी। या तकिए पे उसने सर रखा था, आशिक की किस्मत चमकी थी पिछली रात, या तो महबूब से विसाल उसको नसीब हुआ था, और महबूब या महबूबा के जाने के बाद उसकी जुल्फ़ों की खुशबू उसके तकिए में बसी हुई है। अभी तक उसको अपने तकिए से महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ों की महक आ रही है। और ज़ुलेखा ने यूसुफ को ख्वाब में देखा था, और यहाँ आशिक की महबूबा उसके पास आई थी, उसके साथ रात बिता के गई है। तो आशिक कह रहा है कि ऐसा ख्वाब बिस्तर के लिए या आशिक के बिस्तर के लिए या आशिक के लिए एक शर्म की बात है। ख्वाब में ही महबूब से मिले तो क्या मिले। सच्चा इश्क वो है जो महबूब को आप तक आने पे मजबूर कर दे, और ऐसा आशिक को नसीब हुआ, उसकी महबूबा उसके साथ रात बिता के गई है। तो वो कहता है कि अगर ख्वाब में ही महबूब को देखा जैसा ज़ुलेखा ने देखा था, तो वो एक शर्मनाक बात है। ये रंग इसके अंदर हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी दीद को ख्वाबे ज़ुलेखा आरे बिस्तर है, कि हमारी नज़र में ज़ुलेखा का ख्वाब आशिक के बिस्तर के लिए एक शर्म की बात है। और दूसरा रंग ये हो सकता है कि आशिक भी ख्वाब ही देख रहा है। महबूब कभी उसको मिलने तो आता नहीं, शायरी में हमने कभी देखा नहीं ऐसा होता हुआ, और इट इज़ रेयर, राइट। और अगर आता भी है तो दिल ही तोड़ने के लिए आता है, दिल ही दुखाने के लिए आता है। मगर उसकी इमेजिनेशन इतनी ताकतवर है कि वो अपने ख्यालों में वो उसने इमेजिन किया है कि महबूबा उसको मिलने के लिए आई थी। इतनी ताकतवर उसकी इमेजिनेशन है कि उसके तकिए से महबूब के खुशबूदार जुल्फ़ों की महक आने लगी है, और महक आ रही है। इतना रियलिस्टिक उसका ख्वाब है, इतनी रियलिस्टिक उसकी इमेजिनेशन है। और वो अपने ख्वाब को ज़ुलेखा के ख्वाब से कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि मेरा ख्वाब जो है वो ज़ुलेखा के ख्वाब से सुपीरियर है। ज़ुलेखा का ख्वाब क्या ख्वाब था, तो उसको तो महबूब सिर्फ दिखाई दिया। मेरा ख्वाब देखो, मैं इतना इंटेंस मैंने ख्वाब देखा है, मैं सच्चा आशिक हूँ, मैं सुपीरियर आशिक हूँ, कि मेरी ख्वाब देखने की वजह से मेरा महबूब मानो मुझसे मिलने ही आ गया हो, और उसकी खूबसूरत जुल्फ़ों की महक मेरे बालिश से, मेरे तकिए से अभी तक आ रही है। कल रात को मेरे सपने में महबूबा आई थी, और अभी तक उसकी महक मेरे तकिए से आ रही है। सो माई ड्रीम इज़ सुपीरियर। इसलिए वो कह रहा है कि ज़ुलेखा का ख्वाब जो है वो बिस्तर के लिए शर्म है। सेल्फ डिल्यूजन का रंग भी है कि आशिक भी बेचारा ख्वाब ही देख रहा है, कि मगर वो समझता है कि मेरा ख्वाब ज़ुलेखा के ख्वाब से भी सुपीरियर है, और ये खुशबू भी इमेजिनरी है, ख्वाब में ही उसको आ रही है। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये अपने आप को बड़े दिखाने का भी रंग हो सकता है। ये भी गालिब साहब अपनी शायरी में करते हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं ज़ुलेखा से बड़ा आशिक हूँ। क्योंकि मेरे या तो महबूबा आई थी, या फिर उसको ख्वाब में देखने की वजह से ही मेरे तकिए से महबूब की जुल्फ़ों की खुशबू आती है। अभी आती है बू बालिश से उसकी जुल्फ़े मुश्की की, हमारी दीद को ख्वाबे ज़ुलेखा आरे बिस्तर है। और आखिरी शेर देखें, कहूँ क्या हालत है हिजरे यार में गालिब। कहूँ क्या दिल की क्या हालत है हिजरे यार में गालिब, कि बेताबी से हर यक तारे बिस्तर खारे बिस्तर है। हिजरे यार या महबूब की जुदाई, खारे बिस्तर का कांटा। तो शेर है कि कहूँ क्या दिल की क्या हालत है हिजरे यार में गालिब,
कि बेताबी से हर यक तार बिस्तर खारे बिस्तर है। वो कहते हैं कि या गालिब, मैं हिजरे यार में मेरे दिल की क्या हालत है, मैं कैसे बयान करूं। ऑब्वियसली एक बार फिर उसका दिल जो है बहुत दुख दर्द सह रहा है, परेशान है। और वो कहता है कि बेताबी से हर यक तार बिस्तर खारे बिस्तर है, और मेरे दिल की बेताबी की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कांटों के बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। तो बिस्तर का हर एक तार, हर एक धागा खारे बिस्तर है, बिस्तर पे पड़ा हुआ एक कांटा बन गया है। तो दिल में जज्बातों की गर्मी है, दुख दर्द की गर्मी है, उसको नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे पड़ा वो तड़प रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बिस्तर का हर एक धागा एक कांटा है, और जिसके ऊपर सोने पे वो मजबूर है, वो कांटों से भरे हुए बिस्तर पे सोने पे मजबूर है। इस कदर उसको इमोशनल दर्द है, और उसको साथ साथ फिज़िकली भी शायद दर्द महसूस हो रहा है इस नामुराद बिस्तर पे लेटे लेटे तड़पते तड़पते। तो ये शेर समझना इतना मुश्किल नहीं है। कहता है कि कहूँ क्या दिल की क्या हालत है हिजरे यार में गालिब, कि बेताबी से हर यक तारे बिस्तर खारे बिस्तर है। एवरी सिंगल थ्रेड ऑफ द बेडिंग इज़ लाइक ए थॉर्न इन द बेडिंग। तो ये थी पूरी गज़ल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, बट आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।